अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं क्लिक मी पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ पाकिस्तान का एक अहम नाम मौजूद है। पीटीवी जिन फनकारों के नाम से जानी जाती है, उन फनकारों में से एक बड़ा नाम आज मेरे साथ मौजूद है। इन्होंने पाकिस्तान के लिए मुतअद्दिद ड्रामा और फिल्म्स की हैं और अपनी अदाकारी से फन का लोहा मनवाया है। आज इनके करियर के बारे में जानेंगे, आइए इनसे बात करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहतरम औरंगजेब लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया मुझे। अच्छा, आपको कैसे बताया कीमती था? सर माशाल्लाह आप कारोबार करते हैं तो मुझे आइडिया हो गया यहाँ पे आके कि आपका काफी कीमती वक्त मैं ले रहा हूँ। नहीं, मैं आपके इंतजार में था। आपने कहा था आप आएंगे, आप तशरीफ ले शोरूम पर। मेरे मेहरबानी आपकी। शोरूम के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले मुझे आप ये बताएं कि आजकल कहाँ गायब है, स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह ये शोरूम ही है? शोरूम पे बैठा रहता हूँ। नहीं, इस वजह से तो नहीं, लाहौर से काम अक्सर चला गया कराची, तो यहाँ काम बहुत कम हो रहा है। तो मैं कराची में नहीं हूँ, लाहौर में हूँ, तो यहाँ थोड़ा बहुत काम होता है तो करता रहता हूँ जब होता है मेरे लायक कुछ। तो सर, ये जो बारी स्टूडियो, एवेन्यू स्टूडियो, एक टाइम पे यहाँ रात को भी दिन चढ़ा होता था, आज ये वीरान दिखाई देते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? काम बस कम हो रहा है, या कम काम कर रहे हैं, टेक्नीशियंस कम हो गए हैं, ज्यादा टीवी पे बोझ आ गया है, टीवी ज्यादा लोग देखते हैं, अब फिल्म से दूर हो गए हैं लोग, तो टीवी वाला काम ज्यादा हो रहा है, फिल्म का कम हो रहा है। और ड्रामा इंडस्ट्री लाहौर से उठ के कराची क्यों गई, और आप क्यों नहीं गए कराची? कराची एक बिजनेस हब है। आपके पाकिस्तान की तकरीबन 60% इनकम तो वहीं से आती है। तो कराची इज कंट्री तो शहर नहीं है, बहुत बड़ा है। कराची से लाहौर है तो लगता है गांव आ गए आप। तो वहाँ सब लोग चले गए ना। यहाँ जो चैनल्स हैं उनके प्रिंसिपल ऑफिस सबके वहाँ चले गए, तो इसलिए काम भी वहाँ शिफ्ट हो गया। एक्टर्स भी लाहौर से वहाँ चले गए, तो अब वो ज्यादा आबाद हो गया। यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ बढ़ रहा है लाहौर में, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा ठीक अगर हुआ तो। और आपकी वजह यही है कि आप थोड़ा सा एक्टिंग से पीछे हट के कारोबार पे तवज्जो दे रहे हैं? नहीं, मैं पीछे नहीं हटा। यहाँ काम, मैंने कहा ना काम है, काम तो यहाँ जो होता है उस हिसाब से मैं कर ही रहा हूँ। तो पीटीवी के दौर की बात की जाए तो आपका जो पहला ड्रामा था वो कौन सा था सर? मेरा पहला ड्रामा तो समझौता था, फजल कमाल साहब ने किया था 64 में तकरीबन। ओके। तो जब टीवी नया नया आया था पाकिस्तान में, लाहौर से शुरू हुआ था ना पाकिस्तान टेलीविजन, तो यहाँ से शुरू किया था। और किस ड्रामे से आपको पजीराई मिली? पजीराई क्या मिलनी है, बस काम कर रहे हैं। जब से 64-5 से शुरू किया था अब तक कर ही रहे हैं। पजीराई तो लोग नहीं, उस टाइम पर ऐसा होता था ना कि चैनल एक है और अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती थी। अब तो चैनल्स काफी ज्यादा बन गए, उस टाइम पे एक चैनल होता था। तो आपको उस दौरान कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नहीं, एक चैनल था लेकिन आर्टिस्ट भी तो नहीं थे ना। जब स्टार्ट हुआ लाहौर में तो यहाँ पे तो कोई पाकिस्तान में एकेडमी नहीं है, कोई एक्टिंग सीखने के तो कोई ऐसे इदारे भी नहीं है। तो एक्टर्स ने कहाँ से आना था? हम लोग रेडियो पे करते थे, स्टेज पे करते थे। लाहौर के स्टेज और रेडियो से जो लोग काम करते थे या फिल्म से, तो वो लोग फिर यहाँ टीवी पर शिफ्ट हो गए। फिल्म से तो कम ही है, लेकिन रेडियो और स्टेज से लोगों को, उन्हीं लोगों को वहाँ काम का मौका मिल गया। तो वो 25-27 लोग थे, ज्यादा नहीं थे। वही लोग काम करते थे और तकरीबन हर ड्रामे में एक ही जैसे लोग होते थे, वही 25-27। अब तक भी ऐसे ही है, हर स्टेशन पर इतने ही होते हैं लोग तकरीबन आर्टिस्ट। तो हमें भी इसलिए मौका मिलता था कि चंद ही तो लोग थे काम करने वाले, तो हमें ज्यादा चांस मिलता था। ज्यादा पजीराई भी इसीलिए होती है कि बार बार जो आते थे हम उसलिए हर सीरियल में हम काम कर रहे होते थे। तो तकरीबन 60 साल तो हो रहे हैं अब। मैं हर साल ही, कोई ऐसा साल नहीं है जब मेरा कोई सीरियल पीटीवी पे चल ना रहा हो या किसी चैनल पर ना चल रहा हो। तो काम तो मुस्तकिल ही करता रहा हूँ। आजकल के जो ड्रामे बन रहे हैं इनसे मुतमईन है आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। टेक्निकली पीपल आर वेरी स्ट्रांग, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, राइटर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है।
یہ اور بات ہے کہ پرائرٹیز کچھ بدل گئی ہیں. پہلے ایجوکیشن پہ زیادہ توجہ دی جاتی تھی کہ انفارمیشن بھی ہو, ایجوکیشن بھی ہو, انٹرٹینمنٹ بھی ہو. تو اب ایجوکیشن اور اس کے اوپر کم توجہ دی جاتی ہے. اب انٹرٹینمنٹ ہی بس کہتے ہیں ہونی چاہیے. بے مقصد ڈرامے بھی ہوتے ہیں اور غلط مقصد والے بھی ہوتے ہیں ڈرامے جو ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ سالی سے عشق ہو رہا ہے, کبھی بہنیں سے عشق کر رہی ہے, کبھی کیا عجیب عجیب قسم کے بہودہ, جو مطلب فیملی کے ساتھ بھی دیکھنا مشکل ہو جاتے ہیں. مشکل کیا ہوتا ہے, بس فیملیز تو اب موبائل پہ آ گئی ہیں, ان کے پاس بہت مشکل چیزیں موبائل پر ہی انہیں مل جاتی ہیں. فیملی والا کام تو پہلے ہوتا تھا, اب تو بچے کے پاس موبائل ہے اور ہر گند اس میں بٹن دبا کے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے. یہ سر پہلے ایک چینل ہوتا تھا صرف پی ٹی وی, اور جتنے ڈرامے ہوتے تھے پچھلی ڈرامے سے مختلف سٹوری ہوتی تھی, مگر اب ہمارے پاس چینلز کافی زیادہ ہیں مگر سٹوری ایک ہی ہوتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جب کام کی معیار نہیں نا بیٹا رہتا تو پھر کچھ بھی ہوتا ہے. فلموں میں بھی تو ایسا ہوتا تھا, سلطان رائے کی ایک ویشی جٹ بنی, مولا جٹ بنی, تو 500 فلمیں ویسی بنی. ایک چودھری ہوتا ہے, ایک طوائف ہوتی ہے, ایک چودھری کی بیٹی ہوتی ہے, ایک کاما ہوتا ہے. ان 4 بندوں پہ تقریباً 500 فلمیں بن گئی اور سلطان رائے صاحب اس میں چل رہے تھے. تو چونکہ سلطان رائے صاحب ہی چل رہے تھے اور ان کی وجہ سے ہی فلم دیکھی جاتی تھی, جب وہ چلے گئے تو فلمیں بھی ختم ہو گئی. لوگ تو نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اس کے بعد سلطان رہی کی ریپلیسمنٹ میں ان کی جگہ شان صاحب آ گئے جو اس سے زیادہ خوبصورت تھے, ایکٹنگ میں بھی شاید بہتر تھے, ہر لحاظ سے اچھے تھے. لیکن ان کو بھی لوگوں نے پسند اس لیے نہیں کیا کہ بس وہ تو سلطان راہی کو دیکھنا چاہتے تھے. وہ گئے تو فلم گئی. تو ڈائریکٹرز تو چلا ہی رہے تھے فلم. اگر ڈائریکٹرز کی وجہ سے فلم چل رہی ہوتی تو شان تو بہتر ایکٹر ان کو مل گیا تھا, اس سے بہتر فلمیں بنتی. لیکن ڈائریکٹر از مسنگ, رائٹر از مسنگ, اس لیے فلمیں اچھی نہیں بنتی. تو فلم کی زوال کی وجہ بھی یہی سمجھتے ہیں آپ؟ او یہ 100% اچھی فلم ہوتی ہے تو چلتی ہے. ابھی مولا جٹ ریپیٹ کیے, کتنی خوبصورت بنائی ہے انہوں نے, تو کتنی چلی آپ نے دیکھا ہے. صرف فلم تو بنتی ہے لیکن جو ہماری عوام ہے وہ پاکستانی فلم نہیں دیکھنے جاتی. جیسی کوئی ہالی ووڈ فلم آ جائے گی تو وہ دیکھنے فوراً بھاگتی ہے عوام. نہیں, عوام تو معصوم ہوتی ہے, انہیں ایسا نہیں ہے. یہ لوگ بڑا غلط جملہ بولتے ہیں, اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ عوام ہی یہی چاہتی ہے. عوام نہیں چاہتی, عوام معصوم ہے, ان کو جو اچھی چیز دیں گے وہ دیکھے گی. آپ ننگی فلمیں لگا دیں وہ لوگ دیکھنے لگ جائیں گے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ عوام دیکھنا چاہتی ہے. ہم انہیں لگاتے ہیں جس طرف ہمیں کام نہیں آتا, ہم سستی شہرت, سستا بزنس اچھا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بزنس ہو جائے, اس کے لیے ہم غلط قسم کی اٹریکشنز ان کے لیے رکھتے ہیں, گندے ڈانس رکھ لیتے ہیں. اسٹیج پر بھی یہی حال ہے, گندی جوتے رکھ دیتے ہیں, تو وہ لوگ گندے لوگ پھر دیکھنے لگ جاتے ہیں. اچھی جو کریم ہوتی ہے دیکھنے والی وہ آنے بند کر دیتی ہے, تو ہم آپ پسند نہیں کرتے ان چیزوں کو, اس لیے زوال ہو جاتا ہے. اس کو زوال ہم کہتے ہیں, ہمارے لیے تو یہ زوال ہے, لیکن ان کے لیے تو یہ سپر ہٹ ہے. ان کو یہ ڈرامے بھی اچھے لگتے ہیں. ان کو ڈرامے میں اگر اسٹیج ڈرامے پہ آ جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں انہوں ہٹاؤ یار, کڑی نہیں لے آؤ, تو وہ لڑکی چاہتے ہیں ناچے ان کے سامنے. تو مجرے کا اوور فلو ڈرامہ دیکھنے آ جاتا. کامیڈی بھی وہی دیکھتے ہیں جو غلیظ بلو دی بیلٹ مذاق کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ پسند کرتے ہیں. تو جب گندی چیز دکھائیں گے تو گندے ہی لوگ آئیں گے, تو گندے ہی لوگ ہٹ کریں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں عوام اچھی ہے, عوام کو تو آپ اچھی چیز دیں گے تو وہ دیکھے گی. فلم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فلم ہماری فلم انڈسٹری جو ہے وہ عروج پہ جائے گی؟ ہاں امید تو ہے, نا امیدی تو گناہ ہے بیٹا. تو امید تو ہے کہ اچھی فلمیں بنے, اصلاحی بنے. یہ سب کچھ جو خراب ہو رہا ہے نا, وہ ہمیں بھی کہتے ہیں لوگ, بہت سڑکوں پر جگہ جگہ روک روک کے کہتے ہیں جی وہ آپ کے زمانے والا ڈرامہ اب نہیں ہو رہا, ویسا ڈرامہ کرے نا. تو ویسا کیسے کرے؟ پھر میں انہیں کہتا ہوں میرے زمانے والا
पाकिस्तान भी तो वो नहीं रहा, तो पाकिस्तान वो नहीं रहा तो ड्रामा भी वो नहीं रहा। अखलाकी कदरें कितनी गिर गई हैं, कितना झूठ फरेब मक्कारी किस कदर पेनिट्रेट कर गई है हर जगह। टीवी पे आप जो न्यूज़ प्रोग्राम देख रहे होते हैं आजकल वही हिट है, ड्रामा सबसे बड़ा न्यूज़ का ही लगता है कि हामिद मीर साहब बोल रहे होते हैं, कहीं कौन बोल रहा होता है। तो उनका काम क्या होता है, वो अच्छे अच्छे सवाल लेकर आते हैं, 2-3 पार्टियां बैठी होती है, उनको दाना फेंकते हैं और उनको चोंचे एक दूसरे से लड़ाने के लिए शुरू हो जाते हैं। एक इमरान खान को प्लीड कर रहा होता है, एक नवाज शरीफ को कर रहा होता है, एक जरदारी को कर रहा होता है। तो पाकिस्तान की बात तो कर ही नहीं रहा, तो कोई पार्टियों की बात हो रही थी, कुर्सियों की बात हो रही। इस्लाम के लिए बना था ना पाकिस्तान, तो इस्लाम तो कोई चाह ही नहीं रहा लगता है, सबको इस्लामाबाद चाहिए, इस्लाम नहीं चाहिए। इस तरह का माहौल हो गया है, अखलाकी कदरें बहुत गिर गई हैं। तो सब कहते हैं यार क्या करना चाहिए, पाकिस्तान कैसे सुधरेगा। तो मुझे तो कोई रास्ते नहीं लगता, मुझे सिर्फ ये कहता हूँ सबसे कि दुआ कीजिए, ये अल्लाह ही ठीक कर सकता है। अकल तो अल्लाह ही देगा, कोई ऐसा अल्लाह का बंदा आ जाए जो हमारी सरपरस्ती करे और वो पाकिस्तान को सही करने के लिए, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, वो मकसद हमें मिल सके। पाकिस्तान को ऐसा जी चाहता है मरने से पहले देख के मरे, पाकिस्तान को कुछ ला इलाहा इल्लल्लाह जिसमें बना था वो माहौल भी हो। यहाँ बड़ा अफसोस है कि उससे दूर हो गए। आमीन सर। अच्छा मुझे बताएं कि एक्टिंग का शौक कब पैदा हुआ आपने? पता नहीं, जब पैदा हुआ तब से ही लगता है था, तीसरी चौथी जमात में था तो मुझे ऑब्सेशन सा होता था। ये दिलीप कुमार, देवानंद, ये इंडियन फिल्में यहाँ लगा करती थी मेरे बचपन में, बाद में भी लगती रही। तो वो आइडियल से लगते थे कि यार ये अच्छा काम है, ये कैसे करते हैं। तो उसको तो करने वाले का पता नहीं था। फिर छठी सातवीं जमात से जब मैं गाँव से आया, यहाँ मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान से है, रहीमाबाद मेरा कस्बा है। तो रहीमाबाद से जब यहाँ आया मैं, लाहौर छठी सातवीं 8वीं तक यहाँ पढ़ा, तो यहाँ वही फिल्में देखी, उनका वगैरह ऑब्सेशन हुआ, एक्टिंग ऐसे होती है ऐसे होती है, मैं भी करूँ ऐसे करूँ। तो स्टूडियो जाता था, डबल डेकर बस होती थी, वहाँ मैं सेंट्रल मॉडल स्कूल में पढ़ता था, वहाँ से डबल डेकर पे बैठते थे तो लाहौर खत्म हो जाता था, शाहनूर पे जाके, शाहनूर पे बस बंद हो जाती थी, वहाँ उतरते थे, शूटिंग देखते थे, फिर भाग के जाते थे स्कूल, हॉस्टल में रहते थे जल्दी जल्दी वहाँ। तो यूँ शूटिंगें देखते और ये करते, शौक बढ़ता गया। सेंट मॉडल स्कूल में भी ड्रामे में काम किया 8वीं जमात में। फिर मैं कैडेट कॉलेज पिटारा में चला गया सिंध में, वहाँ पे भी एक फन कला सोसाइटी बना ली। हमारे सरफराज सिद्दीकी साहब एक टीचर होते थे, उन्हें भी एक्टिंग का थोड़ा सा शौक था, तो उन्होंने फन कला सोसाइटी बनाई, हम ड्रामे करते रहे। उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड लिया मैंने, तो बड़ी पजीराई, अच्छा काम है, मुझे तो ये करना चाहिए। तो मैं सपोर्टी टाइप था, पढ़ाई वढ़ाई तो कोई दिलचस्पी नहीं हुआ करती। फुटबॉल में मैंने सिंध को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान कैंप में गया ढाका। इस तरह से मैं बास्केटबॉल का भी 3 साल का कलर होल्डर था कंसेक्टिव, तो स्पोर्टी था। बैडमिंटन में भी टीम में था, कैरम की टीम में भी था। इस तरह से पीटीवी में अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? पीटीवी में मेरे एफएससी किया, कैडेट कॉलेज पिटारा से तो लाहौर आ गया। लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, तो यहाँ पे 7 साल जश्न हो रहा था। जब यहाँ जश्न हो रहा था तो यहाँ पे उसमें भी ड्रामा किया। सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब हमारे टीचर होते थे, अल्लाह गनी की रहमत करे। उन्होंने शेक्सपियर का ड्रामा था एक, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, उसकी एडाप्टेशन की थी, सामन रैन द सुफना। तो वो हमने स्टेज पे किया। बड़े बड़े लोग आए थे, बलराज सानी वगैरह इंडिया से आए थे, जो रावियन थे पुराने, वो लोग आए थे, देवानंद भी कालवन आए थे। तो वो लोग आए यहाँ, 7 साल जश्न हुआ, उसमें ड्रामा किया। फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से हम
अलहमरा मुंह मारने लग गए। अलहमरा 64 में वहाँ जाना शुरू कर दिया, तो वहाँ भी ड्रामा में काम किया। सलीम चिश्ती साहब ने वहाँ मुझे चांस दिया, बेगम परवीन होती थी प्रोड्यूसर, उन्होंने हमें वहाँ हीरो बना दिया। तो वो स्टेज पर काम करने लग गए। तो स्टेज से दिल किया कि फिल्मों में भी करें। तो फिल्म में घुसने का एक तरीका ये समझा कि वहाँ डायरेक्शन सीखने के बहाने चला गया। अजीजुल हसन साहब अजीज थे, दोस्त। डायरेक्शन भी सीखी आपने? फिर मैं डायरेक्शन सीखता रहा। वो फिल्मों में अंदलीब, सायका, नौरीन, मैंने बहुत डायरेक्टर्स के साथ असिस्ट किया। फरीद डब्ल्यू अहमद साहब को सबसे पहले, समी साहब उनको असिस्ट किया। अंदलीब बनाई, अंदलीब, नौरीन, सायका, बहुत सी फिल्में, हाफिज साहब, सलमान साहब, लईक साहब, इन सबको मैं असिस्ट करता रहा। तो असिस्ट करते 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 वहाँ फिल्मों में छोटा मोटा काम मिलता था, वो भी कर लेता था। अभी तो लड़का था, आपकी उम्र का था, और छोटे भाई का कोई रोल हुआ, चलो यार लगा रही तुम कर लो, तो कर लिया। नौरीन में किया था मैंने काम। तो फिर वो फिल्मों में करते करते मुझे टीवी पे चांस मिला, तो वहाँ पे मैं करने लग गया था। पहले ही करता था, तो साथ साथ टीवी पे करता रहा। टीवी पे कुछ सर किस सन की बात कर रहे हैं? ये 64 की बात कर रहा हूँ, 64, 5, 6, इसमें मैं फिर असिस्ट करने लग गया। फिर मैं 3-4 साल वहाँ असिस्ट करने के बाद फिर मैं टीवी पे दोबारा करने लग गया। फिर मैं कुछ साल के लिए कनाडा चला गया था, हम बच्चों को लेके वहाँ चला गया था। मेरी शादी हुई, तो शादी के साथ ही चला गया। 2-3 साल 4 साल वहाँ रहा, फिर वापस आया। तो फिर मैंने यहाँ कलर लेबोरेटरी बनाई। फोटो यहाँ कोई नहीं थी लेबोरेटरी ऐसी, एक्फा बनाते थे कराची में। यहाँ मैंने कलर लेबोरेटरी बनाई, वो काम शुरू कर दिया, एक्टिंग छोड़ दी। फिर किसी ने कहा यार आ जाओ यार, हमारा ड्रामा हो रहा है और वो तो कर लो यार। एक इलियास ने जो अल्लाह की रहमत करे, उन्होंने कहा आ जाओ यार, एक ड्रामा ही कर लो हमारे साथ। तुम करते थे पहले, मैं एक ड्रामा करने गया, वो जो ड्रामा किया तो फिर ड्रामा की तरफ चढ़ पड़े। फिर लेबोरेटरियाँ भी गई। फिर वो फिल्म टीवी शुरू हो गया। टीवी में करते करते इत्तेफाक है कुछ हिट सीरियल्स हो गए। बाद में वो वारिस खुसूसन ऐसा बना तो वायरल ही हो गया, वो आज तक चल रहा है। तो इतना ज्यादा पसंद, बल्कि मैं कहूँगा कि पाकिस्तान टेलीविजन को शनाख्त भी वारिस नहीं दिलवाई दुनिया भर में। बहुत ही वो मशहूर हुआ। फिर दहलीज, फिर वक्त, फिर कितने अच्छे समंदर, हजारों रास्ते, बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे फिर हुए। एक पंजाबी का भी मैंने किया था, क्या था पता नहीं नाम उसका, याद नहीं रहा। चांदन से दरिया, मुस्तनसर हुसैन तारट ने पहला सीरियल लिखा था, वो तो सुपर हिट हुआ। आज तक लोग कहते हैं कि जी वो आपका मक्खियों वाला ड्रामा मुझे याद है आज तक। वो बोला ऐसे मक्खियों से डरता था मैं, क्या होता था ऐसे। तो वो फिर ड्रामे हिट हुए, तो मैं इतनी इज्जत मिलने लग गई, इतना नाम होने लग गया। शनाख्त का होता है ना शौक जैसे, तो वो शौक। उस चीज को कैसे एंजॉय किया फिर? उस चीज को कैसे एंजॉय किया जब आपका एक नाम बन गया? मुश्किल था उस वक्त। अब तो रात को आता है बंदा टीवी पे, तो 150 चैनल चल रहे होते हैं, दुनिया भर में देखे जा रहे होते हैं। तो हम तो बड़ी मुश्किल से गुजरे शनाख्त के हिसाब से। तो ड्रामा चलता था, हम खुद नहीं देख सकते थे क्योंकि टीवी पे टेप ही नहीं होता था। डायरेक्ट हम ड्रामा करते थे, डायरेक्ट लोग देख लेते थे, तो हमें खुद नहीं देखने को मिलता था। तो हम जाते थे, फिर अनारकली में जाता था, मैं वहीं रहता था नीला गुंबद में उन दिनों। तो अनारकली जाता था कि देखूं किसी ने रात को मेरा ड्रामा देखा है, पहचाना है। तो मैं खुसूसन औरतें बड़ा पसंद करती हैं ना, ज्यादा वो होती हैं। तो मैं बानो बाजार और वहाँ पे खवातीन के बाजार से गुजरता था कि कोई पहचाने मुझे, पहचाने। वहाँ आता था रोता हुआ कि किसी ने भी नहीं पहचाना, इनके पास तो टीवी नहीं है। तो यही कहता था कि मैं, इनके पास तो टीवी नहीं है। तो यार टीवी होती नहीं था लोगों पर। तो वारिस आया तो लोगों ने टीवी खरीदा। मैंने देखा कि जेवर बेच के भी खवातीन ने घर में टीवी, पहले तो एक टीवी होता, मोहल्ले वाले आके एक टीवी पे बैठ जाते थे जिसके घर होता था। वारिस के बाद लोगों ने खरीदना शुरू किया, फिर टीवी बढ़ा, फिर परवान चढ़ा, फिर तो टीवी हो गई। मुशर्रफ साहब ने ऐसा रंग लगाया कि चैनल ही चैनल खोल गए।
چینل کھل گئے اس سے بجائے اس کے کہ فائدہ اٹھاتے, اچھی چیزوں کو آگے لاتے. اب بے شرمی زیادہ ہونے لگ گئی ہے اور شو بزنس زیادہ ہے. خواتین میرے ساتھ کام کرنے آتی ہیں تو ڈائلاگ پہ کم اور اپنے میک اپ پہ زیادہ توجہ دیتی ہیں. سر پہلے دیکھا جاتا تھا کہ ایک اسکرپٹ پہ کافی دن محنت کی جاتی تھی, لیکن اب تو ایکٹر آتا ہے, وہ لائن پوچھتا ہے اور ایک دم وہ کیوں ہو جاتا ہے. کام کی اور کام رہا نہیں ہے نا. ڈائلاگ اورینٹڈ ڈرامے ہوتے تھے, لفظ کو سمجھنا, کمیونیکیٹ کرنا, رائٹر کی سوچ کو پبلک تک پہنچانا, یہ ایک احساس رہتا تھا. اور میں نے سنا ہے کہ اشفاق احمد صاحب خود شوٹ پہ بیٹھتے تھے اور اپنا اسکرپٹ دیکھتے تھے کہ کوئی لائن آگے پیچھے نہ ہو. ہاں بالکل, وہ خود ریہرسل لیتے تھے, ایک ہفتہ ریہرسل لیتے تھے, لفظوں کو صحیح کرتے تھے. تو اب تو ٹی وی پہ شروعات کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں پتا ہوتا کہ شروعات کی بجائے ابتدا کہنا چاہیے. شروعات تو ہمارا لفظ نہیں ہے, لیکن وہ انڈیا سے جو چیز چلی آتی ہے, فیشن ہو یہ لفظ ہو, وہ خے کو کھے کہنا شروع کر دیا ہے. تو کرنے والے بھی ویسے ہیں, کرانے والے بھی ویسے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں, لیکن وہ پرائرٹیز نہیں رہی کوالٹی کی. سر ایکٹنگ کی باتیں تو ہوتی رہیں گی, اپنے بزنس کے بارے میں تو بتائیں, کیسا جا رہا ہے؟ یہ لگائی شو روم بنایا ہے میں نے فرنیچر کا, تو بس یہی کہوں گا کہ آپ کو کیسا لگا. آپ نے ساری چیزیں دیکھی ہیں. یہاں میں کوشش کر رہا ہوں کہ ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ دوں, خاص طور پہ بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو شادی کا پیکیج میں خصوصاً دیتا ہوں, بہت رعایت کرتا ہوں کہ بچوں کا گھر بسے تو وہ خوش ہو کے جائیں, اچھا فرنیچر ہو. کوالٹی پہ بڑا خیال کرتا ہوں, پیسوں پہ بڑا خیال رکھتا ہوں کہ انہیں زیادہ پیسے نہ دینے پڑے. کوالٹی ذرا بہت یہاں پہ چیزیں خراب بناتے ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی کوالٹی کا ہو, زیادہ پائیدار ہو. تو یہ چھپڑ سٹاپ ہے یہاں. ناظرین یہ چھپڑ سٹاپ یعنی کہ ملتان روڈ پر واقع ہے, اور یہاں پہ بڑے ڈسکاؤنٹڈ پرائس میں آپ کو بہترین قسم کے آرٹیکلز ملیں گے. جی سر ایسے ہی ہے, رکھا تو اسی لیے ہے کہ بہترین لگے انہیں. جی اور سستا. اور میں خود اب سوچنے میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں بھی کچھ لے کے جاؤں یہاں سے. ہاں نا بیٹا, آج کل حالات ایسے ہیں کہ افورڈ نہیں کرتے لوگ, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ قیمت بھی کم ہو, پائیدار بھی ہو, اور پریزنٹیبل بھی ہو, اچھا بھی ہو. جی بس یہی کہوں گا کہ جس طرح میں 60 سال انہیں محبت دیتا رہا ہوں, یہ آ کے محبت مزید مجھ سے لیں فرنیچر کی شکل میں بھی. ایکٹر آپ کا کون سا فیوریٹ ہے اس وقت؟ ایکٹر تو جو بھی اچھا کام کرتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے. میں نے اجمل صاحب ہوتے تھے, اجمل صاحب فلم میں, اور طالب صاحب, وہ مجھے ان کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگتا تھا. وہ بہت بڑے ایکٹرز تھے دونوں, جو مجھے انجوائے کیا میں نے. باقی ٹی وی پر کہیں تو وہ تو ایک ہی بندے کا راج رہا ہے, محمد قوی خان, اللہ غری کی رحمت کرے. میں جب آیا تھا 64 میں, ڈرامے ان کے دیکھتا تھا اسٹیج پر, منہ کھول کے بیٹھا رہتا تھا, کبھی میں بھی ایسا کر سکوں گا, ایسا جتنا اچھا یہ کام کر رہے ہیں. پھر وہ جب تک فوت ہوئے, اللہ غری کی رحمت کرے, تب تک بھی میں یہی سوچتا ہوں کاش میں ویسا ہو جاتا. ایسا نہیں ہو سکا. بہت بڑے ایکٹر تھے, بہت اچھے. ان کے ساتھ کیسے ٹائم گزرا آپ کا؟ بہت اچھے, نائس فرینڈ. اکٹھی ساری زندگی ایکٹنگ کی ان کے ساتھ ہی گزر گئی. بہت اچھے, نیک, نمازی, پرہیزگار, بہت سیدھے, بہت اچھے تھے, بہت اچھے تھے. بڑی کوالٹیز تھی ان میں, یاد کرنا, بولنا, اتنا حاضر ہونا, وقت پہ آنا. ان کی ایک کوالٹی تھوڑی تھی, لائک مزدور ایکٹر تھے, بہت ہی ڈیوٹیڈ. بس کہتے تھے کیمرہ ہو میں ہوں, گھر بار کچھ کسی چیز کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی. سر دیکھنے والے نئے ایکٹرز کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں, ان کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ ایکٹرز عام طور پہ یہی سمجھتے میں ایکٹنگ کروں گا, مگر یہ نہیں سوچتے کہ پتہ نہیں میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا. تو ایکٹنگ ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے آپ نے ڈاکٹری پڑھی ہے تو ڈاکٹر بن جاتے ہیں, انجینئرنگ پڑھی ہے انجینئر بن جاتے ہیں. ایکٹنگ اگر کریں گے تو ایکٹر بن جائیں گے, یہ نہیں ہوتا. ایکٹنگ تو چانس سے ہوتا ہے. ایکٹر کو تو میں کہتا ہوں ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے پلیٹ فارم پر کھڑے ہوتے ہیں نا سواریاں, لوگ ٹرین پہ بیٹھنے کے لیے, اور ٹرین
गुजर रही होती है और उस पे ऐसे ऐसे डंडे को हाथ मार रहे होते हैं कि मैं चढ़ जाऊं और उससे गुजरना है, तो वो चल पड़ी है यार। किसी के हाथ में डंडा आ जाता है वो चढ़ जाता है, किसी के हाथ में नहीं आता वो नहीं चढ़ता। एक्टिंग ऐसे ही है, किसी का हाथ लग जाता है। तो इसमें ये नहीं है कि बाल बनाओ, खूबसूरत हो, मैं यूं करूंगा तो मैं एक्टर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। एक्टर तो नहीं, एक्टर तो शक्ल से नहीं होता। ये हम शुरू में हम भी कहते थे, समझते थे कि शायद ये शक्ल से होता है, बाल बनाते ये करते हो। बाद में पता चला कि नहीं है, नसीरुद्दीन शाह की शक्ल तो नहीं है लेकिन ये इज एन एक्टर। ओमपुरी भी तो है, वो भी तो एक्टर, एक मकाम पाया उसने, शक्ल तो नहीं थी ऐसी, सीधी सादी थी। तो एक्टिंग में एक्टिंग आनी चाहिए, तो वो करने याददाश्त होनी चाहिए, हाजिर होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। यहाँ बहुत मुश्किल इसलिए कि यहाँ हमारे प्रमोशनल ऑफिसेज नहीं है, वरना इंडिया वाले मुझे कहते थे, मैंने उनके साथ काम किया तो वो कहते थे आ जाए यहाँ आपके लिए। मैं कब मैं वहाँ आके कैसे मेरी तो वाकफियत की जरूरत ही नहीं है। आपको पोर्टफोलियो देंगे एजेंसी को, वही कास्ट करेगी, वही पैसे करेगी, वही सब कुछ करेगी। आपको सिर्फ ये पता चलेगा फलां दिन आपने इतने बजे शूटिंग करनी है। तो यहाँ तो ऐसा सिस्टम ही नहीं है। नए एक्टर्स को किस किस दफ्तर में जाके कहेंगे कि मैं एक्टर हूँ, मुझे काम दें। यहाँ कोई ऐसा एजेंसी सिस्टम नहीं है, यहाँ कोई ऑर्गेनाइज्ड काम नहीं है, तो एक बहुत मुश्किल काम है। तो शौक रखने वालों को तो मैं यही कहूँगा कि आप सिर्फ शौक ही रखें और ये ना सोचेंगे ये कर लेंगे, कर हो गया तो हो गया, नहीं तो आप अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, अपना मुस्तकबिल कहीं और बनाएं, ताकि टू फॉल बैक अपॉन, आपको पता हो कि यार ये ना हुआ तो मेरे पास ये तो है, तो वो आप अपना फ्यूचर जरूर सिक्योर करें। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके, आपने मुझे कीमती वक्त दिया। अगेन थैंक यू सो मच। कोई बात कीमती तो आपने दिया, इतना कुछ लेकर आ गया, मैं तो ऐसे बैठा हूँ, बोल लिया। मुझे तो बड़ा मजा आया आपके साथ, और आज आपने मेरे साथ मैचिंग भी की हुई है। हाँ, मुझे लगा कि पहले से इतला थी कि ऐसे सफेद पोश हो गया ना, सफेद पोश, शायद इसलिए कि मैं सफेद पोश किस्म का बंदा हूँ, मलंग आदमी हूँ, तो अच्छा किया ना, अब लग रहा है बाप बेटे लग रहे हैं। अल्लाह जिंदगी दे। नाजरीन, बड़ा मजा आया इनके साथ बात करके। ये पाकिस्तान का सरमाया है। अगर पूरी दुनिया में ड्रामा इंडस्ट्री हमारी अच्छे नाम से जानी जाती है तो वो इन्हीं एक्टर्स की वजह से है। आज के प्रोग्राम को करता हूँ एंड, मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।